हेलो एवरीवन, नवसृजन यूट्यूब चैनल में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपने पहले चैप्टर भारत संसाधन में इसके उपयोग का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें हम लोग संसाधन का परिभाषा और संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और उनके प्रकार का भी चर्चा किया था। अभी हम लोग संसाधन के प्रकार का विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार का चर्चा पहले वीडियो में ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वामित्व का मतलब होता है ऑनरशिप, मलिकाना हक। तो उस मलिकाना हक या ऑनरशिप के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, एक है व्यक्तिगत संसाधन और एक होता है सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जिसको बोलते हैं प्राइवेट रिसोर्सेज। नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है कि अगर कोई भी संसाधन, कोई भी ऐसी वस्तुएं जो किसी खास व्यक्ति, किसी निजी हाथों में जिसका अधिकार क्षेत्र है, तो ऐसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे हमारे अपने इंडिविजुअल जो घर है, मकान है, खेती योग्य भूमि है, चारागाह है, वन है, उपवन है, तालाब है, जो कि किसी भी व्यक्ति के निजी अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ऐसे संसाधन को हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। और सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक निजी व्यक्ति का, किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार नहीं है, जिसका मलिकाना हक या तो सरकार के पास है अथवा एक कम्युनिटी, एक समुदाय के पास है। जैसे हम मंदिर की बात करें तो मंदिर किसी खास समुदाय का होता है, मस्जिद किसी खास समुदाय का होता है, श्मशान किसी खास समुदाय का अलग अलग होता है। या कोई सरकारी पार्क की बात करें, पिकनिक स्थल की बात करें, तो ये जो है सरकारी सार्वजनिक संपत्ति होती है जिसका उपयोग हर कोई आम नागरिक कर सकता है। तो वैसे सभी संसाधन जो किसी समुदाय या समूह के अधिकार क्षेत्र में आता है, किसी खास शहर के लोग ही किसी खास सार्वजनिक पार्क का उपयोग करते हैं, या कोई चारागाह है, मैदान है, तो किसी मोहल्ले का, किसी एक छोटे कस्बे, शहर के लोग उसको यूज करते हैं। तो ऐसे सभी संसाधन जो किसी समुदाय या समूह के अधिकार क्षेत्र में आता हो, उसको हम लोग कहेंगे सामुदायिक संसाधन। स्वामित्व के आधार पर एक और प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बृहत स्तर पे, अगर छोटे स्तर पे बात करें तो व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन, और स्वामित्व के बृहत स्तर पे बात करें तो एक राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है। उसको भी अभी हम लोग समझते हैं। अब स्वामित्व के ही आधार पर एक दूसरा प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से एक है राष्ट्रीय संसाधन और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन को बोलेंगे नेशनल रिसोर्सेज। ये क्या होता है? तो किसी भी राष्ट्र के जो स्थलीय सीमा है, किसी भी राष्ट्र का जो स्थल सीमा के अंतर्गत जितनी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि वन है, भूमि है, जल है, खनिज लवण है, ये सारे के सारे स्थलीय सीमा के अंतर्गत पाए जाने वाले संसाधन, और महासागरीय अथवा जो देश का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र से महासागर के तरफ 12 समुद्री मील तक का जो दूरी है, 12 समुद्री मील तक पाए जाने वाले जो भी संसाधन है, उस पर पूर्ण रूप से तथा कुछ प्रतिबंध के साथ 200 नॉटिकल मील अर्थात समुद्री मील तक पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। फिर से समझिए, जैसे हमारा देश है, इस देश के स्थलीय सीमा जो है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाला कोई भी संसाधन देश का राष्ट्रीय संसाधन है, और तटीय सीमा से 12 नॉटिकल मील के दूरी तक पूर्ण रूप से राष्ट्रीय संसाधन ही होता है, और तटीय सीमा से 200 नॉटिकल मील अर्थात 200 समुद्री मील तक की दूरी तक पाए जाने वाले कोई भी संसाधन पर किसी राष्ट्र का हक होता है। परंतु ये जो 12 नॉटिकल मील के बाहर 200 नॉटिकल मील तक का जो जगह है, यह कुछ प्रतिबंध के साथ हमारा यहाँ के संसाधन को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस एरिया में, मतलब 12 नॉटिकल मील के बाहर और 200 नॉटिकल मील तक दूसरे देश के भी जहाज आ जा सकते हैं, परंतु संसाधन पर उस राष्ट्र का ही हक होगा। और ये जो 12 नॉटिकल मील से बाहर जो 200 नॉटिकल मील का जो दूरी है, इसको बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक का मतलब विशिष्ट, कुछ विशिष्ट रूप से यह किसी भी देश के द्वारा यूज किया जाएगा, मतलब जो देश इसके तट से लगा हुआ है उसके द्वारा यूज किया जाएगा। तो राष्ट्रीय संसाधन किसको बोलेंगे? स्थलीय सीमा के अंतर्गत और तटीय सीमा से 12 नॉटिकल मील तक पूर्ण रूप से और 200 नॉटिकल मील तक कुछ विशेष, कुछ प्रतिबंध के साथ हमारा जितने भी संसाधन है वो देश का संसाधन अथवा राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो 200 नॉटिकल मील की सीमा के बाहर
खुले महासागर में जो भी संसाधन है उस पर किसी एक राष्ट्र का हक नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार का शोध या वहां से कुछ भी संसाधन को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसके द्वारा अनुमोदन पश्चात ही कोई शोध किया जा सकता है तथा वहां से संसाधनों की प्राप्ति की जा सकती है, तो वो कहलाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है, तो 200 नॉटिकल मील तटीय किसी भी देश के तटीय सीमा से 200 नॉटिकल मील के बाहर जो भी संसाधन है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। और यहाँ जो नॉटिकल मील है, समुद्री मील जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.85 किलोमीटर के, हम लोग जो नॉर्मल जो किलोमीटर बोलते हैं उसके बराबर, तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। तो ये हो गया स्वामित्व के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे विकास के स्तर पर, उसका किस हद तक विकास हुआ है उसके स्तर पर संसाधनों के प्रकार। अब हमारा संसाधनों के प्रकार का ये चौथे बेस है, यानी चौथा प्रकार है जो विकास के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया हुआ है। अर्थात संसाधनों का, उसके डेवलपमेंट, उसके यूज करने का जो तकनीक है या उसके बारे में जो सर्वेक्षण हो रहा है या उसके उपयोग की हमारे लिए क्या संभावना है, इसके आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। तो हम लोग इसको बोलेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो विकास के स्तर पर संसाधनों के 4 प्रकार हैं। एक होता है संभावी संसाधन, और एक है विकसित संसाधन, एक है भंडार संसाधन, और एक है संचित कोष संसाधन। ये जो है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, परंतु अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन इसमें नहीं लगेगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बहुत ही इजी है। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। इसको अच्छे ढंग समझने के लिए आप ये 3 पैरामीटर्स पे समझें। क्या क्या पैरामीटर्स हैं? 3 पैरामीटर्स है। एक है जानकारी अर्थात सर्वेक्षण, प्रौद्योगिकी और उपयोग की इच्छा। तो संभावी संसाधन कहते हैं जिस संसाधन के बारे में जानकारी है, अर्थात हमको उस संसाधन का यूज अर्थात उसके गुण के बारे में पता है कि वो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, परंतु अभी पूर्ण रूप से सर्वेक्षण भी बाकी ही है, पूर्ण सर्वेक्षण बाकी भी है। अर्थात और सर्वेक्षण जो है जारी है। जानकारी है परंतु और अधिक जानकारी हम लोग कर सकते हैं, संभावना है और अधिक सर्वेक्षण का, उसके गुणों को पता करने की और अधिक संभावना है। प्रौद्योगिकी तकनीक भी है, परंतु अभी भी उन्नत तकनीक का लगता है अभाव है और उसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, तकनीक को और डेवलप करने की गुंजाइश है, और उपयोग की इच्छा भी है। अर्थात वैसे संसाधन जिसका यूज हम लोग करना चाहते हैं, जिसके बारे में हमें पता भी है परंतु और ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है, और तकनीक भी हमें पता है परंतु और अच्छे तकनीक आना अभी बाकी है, उसको कहेंगे संभावी। अर्थात जिसकी बहुत अधिक संभावना है, अर्थात जिसका फ्यूचर अभी भी बहुत कुछ इसमें करना बाकी रह गया, उसको कहेंगे संभावी संसाधन। जैसे कि हम लोग जानते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? तो सौर ऊर्जा के बारे में हमें पता है कि ये हमारे लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। पवन ऊर्जा के बारे में भी पता है, तो इसके बारे में हमें पता तो है, परंतु हमें और जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। इसका प्रौद्योगिकी हमारे पास है, सौर ऊर्जा को कैसे, सौर ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करें, ये हमें पता है, परंतु हम अभी भी उन्नत तकनीक का जो है बारे में तलाश कर रहे हैं कि और बहुत अच्छा कोई तकनीक मिले जिससे इसका इजी वे में दोहन किया सके, इजी वे में इसको यूटिलाइज किया जा सके। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना भी अभी तक जारी है, और इसके बारे में प्रौद्योगिकी है परंतु और अधिक अच्छे प्रौद्योगिकी की संभावना है, और हमको उपयोग करने की इच्छा भी है, मतलब हम इसको उपयोग कर रहे हैं और ये हमारे लिए वर्तमान में उपयोग करने का इसकी जरूरत भी हम समझते हैं। तो ये हो गया संभावित संसाधन। अब दूसरा होता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का क्या है? तो उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी भी है, उसका सर्वेक्षण भी हम लोग कर चुके हैं, उसके सारे क्वालिटी और क्वांटिटी का भी हमको पता है।
प्रौद्योगिकी भी हमारे पास है और हम लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो ये है विकसित संसाधन। जैसे अभी वर्तमान में जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इन सबों के बारे में पता तो है ही, इसका तकनीक भी पता है और हम यूज भी मजे से कर रहे हैं अभी। तो ये है विकसित, अर्थात जिसमें अब और अधिक संभावना नहीं रह गई है और इसमें बहुत कुछ नया कुछ करने का कोई संभावना लगभग न के बराबर, ये अपने पूर्ण विकास को प्राप्त कर चुका है, इसलिए विकसित संसाधन है। अब है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन है मतलब हमें जानकारी तो है परंतु तकनीक ही नहीं है और हम इसको उपयोग करने की इच्छा भी रखते हैं। हम अगर हमारे पास तकनीक हो तो हम इसको उपयोग करने का इच्छा रखते हैं, परंतु हमारे पास केवल तकनीक जो है नहीं है। जैसे जल है, तो जल जो है H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोजन जो है एक बहुत ही अच्छा ईंधन है, हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा फ्यूल है, परंतु और हमारे पास जल भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, परंतु इस जल से हाइड्रोजन को कैसे अलग करें, अच्छे तकनीक नहीं है। और हाइड्रोजन को अलग करके उसको एक सुगम ईंधन के रूप में कैसे व्यवहार करें, ये हमें अभी तक तकनीक पता नहीं है। तो ये जो संसाधन है ये पड़ा हुआ है, इसका भंडार है, रिजर्व है, परंतु हम इसका तकनीक अभी तक सही विकसित नहीं कर पाए हैं। तो ये हो गया भंडार। और एक चौथा है संचित कोश संसाधन, जिसका हमारे पास जानकारी भी है, तकनीक भी है, परंतु हम अभी इसको यूज बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने फ्यूचर के आवश्यकताओं के लिए, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए हम इसको रखें। तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग कहेंगे संचित कोश संसाधन। तो हमें आशा है कि आप ये संभावित विकसित भंडार और संचित कोश संसाधन के बारे में समझ पा रहे होंगे।